नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका इनसाइड स्टोरी में। इनसाइड स्टोरी में आज हम एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव अकेले पड़ गए हैं और वो क्यों अकेले पड़ जाते हैं? क्योंकि हर बार हम देखते हैं वो कोई गठबंधन करते हैं, किसी का साथ पकड़ते हैं, उसके बाद वो उनको छोड़कर चला जाता है। ऐसे में ओपी राजभर की अगर बात करें तो ओपी राजभर एक आरोप लगाते हैं कि एसी कमरे में बैठकर काम करते हैं, इसलिए शायद ऐसा हो। क्योंकि अखिलेश यादव अपनी जो चाचा थे उनको नहीं संभाल पाए, वो अपर्णा यादव को नहीं संभाल पाए, तो फिर हमको क्या संभालेंगे? ओपी राजभर ये सवाल सीधे तौर पर दाग देते हैं। इसके अलावा शिवपाल यादव ये कहते हैं कि वो अभी राजनीति में परिपक्व नहीं हुए हैं, अपरिपक्व हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव की अगर हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करें, वो बसपा के साथ गठबंधन करें या फिर तमाम छोटे दल उनके साथ गठबंधन करें, वो चल नहीं पाते। क्यों नहीं चल पाते हैं? उनकी राजनीति में कमी कहाँ है? संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, आपसे जानने की कोशिश है कि आखिरकार ऐसा क्या है कि अखिलेश यादव गठबंधन लेकर चलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं चल पाते हैं, और ओपी राजभर इस बीच ये भी कह देते हैं कि वो जब अपनों को नहीं समझ पाए तो हमको क्या समझेंगे? देखिए, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की जो राजनीति है उसमें ये एक बेसिक अंतर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो लोग हैं वो महसूस कर रहे हैं। बहुत तेजी से अपने साथियों को बदलना कोई गलती नहीं है। राजनीति की अगर ज़रूरत है तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन मुलायम सिंह यादव से तुलना की जाती है अखिलेश यादव की राजनीति की। और मुलायम सिंह यादव की ये आदत थी कि वो जिनके साथ होते थे तो जीवन भर साथ होते थे। मतभिन्नता होने के बावजूद वो मित्रता निभाते थे, और कई दफ़ा ऐसा भी देखा गया कि दूर होकर के भी पास आ गए और उसके बाद उन्हें वही सम्मान देने लगे अपने साथियों को जो पहले दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं वैमनस्य का एक जो भाव था वो मुलायम सिंह यादव में कम था। वो मित्रवत ज़्यादा लोगों को लगते थे। अब वो एक ऐसा चरित्र है जो अखिलेश यादव की सियासत में लोगों को दिखता नहीं है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसे गलत या सही के नज़रिए से देखें। हो सकता है कि उस वक्त की राजनीति ऐसी थी। हाँ, बिल्कुल। और इस वक्त की राजनीति में ये समय की मांग हो सकती है कि अखिलेश बहुत तेजी से चोला बदलते हैं या फिर बहुत तेजी से साथी बदलते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। 2012 में तो देखिए कहा यही जाता है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर मुलायम सिंह यादव सामने थे और बाद में अखिलेश यादव बनाए गए थे मुख्यमंत्री। तो 2012 से 2017 की जो राजनीति है उसमें आप कह सकते हैं प्रभाव जो मुलायम सिंह यादव का था उसमें असर्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा शिवपाल यादव, और एक मुख्यमंत्री के तौर पर उतना ज़्यादा दबाव झेलना अखिलेश के लिए दिक्कत था। और उस वक़्त ये जो कॉन्फ्रंटेशन शुरू हुआ वो कॉन्फ्रंटेशन आज तक शिवपाल यादव के साथ चल रहा है। आप जानते हैं स्वास्थ्य बहुत अच्छा मुलायम सिंह यादव का अब नहीं है, तो सियासत अब खुल के फ्रंट फुट पर खेलना है। अखिलेश यादव खुद तय कर रहे हैं चीज़ों को अपने नज़रिए से। तो अब ये बात हुई 2012 से 17 की। 17 में हम लोगों ने देखा कि यूपी के दो लड़के वाली राजनीति हुई, जिसमें कि कांग्रेस के साथ वो आ गए। कांग्रेस के साथ वो आए, लेकिन कांग्रेस के साथ आने का उनको फ़ायदा नहीं हुआ। 2017 में एक एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार की थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि चुनाव हार गए अखिलेश यादव। तो उन्होंने 2019 में, यानी कि ठीक 2 साल के बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए, तो बीएसपी के साथ गठबंधन कर लिया। बीएसपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, कांग्रेस को छोड़ दिया। उसमें भी आशातीत सफलता तो नहीं मिली, क्योंकि जो सीटें आई 11-12 सीटें वो मुस्लिम बहुल इलाके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर आई। कहा यह गया कि वो फायदा सिर्फ बीएसपी को हुआ, मायावती को हुआ, कह सकते हैं। और जबकि मायावती ने उल्टा उन पर ही तंज कसे अखिलेश यादव को लेकर के, आपकी वजह से हम जो है और गर्त में पहुंच गए। असली बात ये थी कि जो मुस्लिम वोट बैंक था वो एक हो गया, जो बट जाता था सपा और भाजपा में। लेकिन चूंकि कांग्रेस साथ नहीं थी तो कई जगहों पर कांग्रेस ने वोट लिए, हालांकि बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा कुछ सीटों को छोड़ करके। तो 2019 में उनके नए साथी बने बीएसपी के लोग। 2022 आते आते फिर समीकरण बदले, और इस बार अखिलेश यादव को लगा कि नहीं, न कांग्रेस बेहतर न बीएसपी बेहतर, ज़रूरी ये है कि हम छोटे दलों के साथ गठबंधन करें। और फिर राजभर साहब लिए गए और भी कई दल लिए गए, महान दल और भी कई दल। अब देखिए,
इस तरह के गठबंधन को क्या कहते हैं, राजनीति में अवसरवादी कह देते हैं बहुत आसानी से। तो अखिलेश की शायद ये ज़रूरत है। अब देखिए उन्होंने अब फैसला लिया है कि नहीं, हमें इनकी भी ज़रूरत नहीं है। चाचा शिवपाल से मतभिन्नता और दूरी, वो तो एक पारिवारिक दृष्टिकोण से उसको समझिए कि वहाँ एक समाजवादी पार्टी पे आधिपत्य की लड़ाई चल रही है। लेकिन ये जो सुभा सपा है, जो ओपी राजभर की पार्टी है, उसके साथ जो दुराव उनका हुआ है, वो तो ऐसा लग रहा है कि जाने देना चाहते हैं। अखिलेश चाहते हैं कि वो चले जाएं और वो फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिसमें वो चाहते हैं शायद कि कम से कम ये लोग हमारे सहयोगी न रहें, ओम प्रकाश राजभर वगैरह हमारे सहयोगी नहीं रहे। तो अब ये एक तरीका उन्होंने राजनीति का अपनाया है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हर चुनाव के बाद वो एक नया गठबंधन तैयार करते हैं और वो गठबंधन टिकता भी नहीं है। अब वो नहीं टिकता है, जीत भी नहीं पाते हैं। जीत भी नहीं पाते हैं। आपने जो 2012 की बात की, तो 2012 में वो उनकी जीत का श्रेय उनको जाता है या फिर चाचा को जाता है या फिर मुलायम सिंह यादव को जाता है? क्योंकि उसके बाद जब खुलकर फ्रंट पे आए अखिलेश तो चुनाव नहीं जीत पाए, ये भी एक सत्य है। तो पर आप इस बार जब नतीजे आए थे 2022 के चुनाव के, तो एक बात कही जा रही थी कि 37 सालों बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार अपने आप को दोबारा रिपीट कर रही है। हाँ बिल्कुल। यानी योगी आदित्यनाथ पहले 5 साल रहे, अब दोबारा से योगी आदित्यनाथ रहने जा रहे हैं। तो दरअसल ये परंपरा उत्तर प्रदेश की राजनीति की रही है कि वहां पर अगला 5 साल उसे मिल जाता था जो पिछले 5 साल विपक्ष में बैठता था। तो 2012 में ये फैक्टर बहुत बड़ा था। एंटी इनकम्बेंसी मायावती की सरकार की 2007 से 2012 के बीच जो भी बनी होगी, कानून व्यवस्था का मसला था वहाँ पे। जो नेता थे बहुजन समाज पार्टी के, वो थोड़े उस तरह से हो रहे थे कि जैसे वो राजा हैं और युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए लैपटॉप और टैबलेट्स जैसी उस तरह के प्रलोभन भी दिए गए। ये भी और समाजवादी पार्टी का अपना एक वर्चस्व था जो आज की तारीख में घट गया है। तो इस कारण से वो जीत हुई थी। भारतीय जनता पार्टी उतनी बड़ी फोर्स नहीं थी उत्तर प्रदेश में। देखिए भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद फोर्स बनती है उत्तर प्रदेश में। 2014 के चुनाव में आप देखिए कि 80 में से 73 सीटें आ जाती हैं, 71 अपनी और 2 अनुप्रिया पटेल की पार्टी की। तो इतनी सीटों के बाद जाहिर है कि 2017 में उसका एक परिणाम दिखना था और आपको परिणाम वो दिखा भी। योगी आदित्यनाथ का एक चेहरा है जिस पर कहीं ना कहीं वोटों का बड़ा ही जबरदस्त ध्रुवीकरण भी होता है और विभाजन भी होता है। तो क्या जो समाजवादी पार्टी है वो गर्त में इसलिए जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है? क्या ये एक फैक्ट है और इसको मान लेना चाहिए अखिलेश को भी? अब देखिए 2 तरह के वोट बैंक उत्तर प्रदेश की राजनीति में है और अखिलेश को यह मानना चाहिए कि एक परिभाषित वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का है। उस परिभाषित वोट बैंक के खिलाफ जो भी खड़े हैं उनको गोल बंद करने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी है। इस भूमिका में आप कितने सफल हैं? क्योंकि अगर आप अपनी बांसुरी बजाएंगे तो होगा ये कि 2017 में जब आप कांग्रेस को साथ लेकर लड़े तो बसपा एक त्रिकोण बना करके गैर भाजपा वोटों को बांटती गई। 2019 में जब आपने बसपा के संग गठबंधन किया तो कांग्रेस ने कुछ हद तक वो वोट बांटा। जब आपने 2022 में कांग्रेस को भी छोड़ दिया और बसपा को भी छोड़ दिया और छोटे दलों के साथ गठबंधन किया तो एक तरफ भाजपा के वोट और दूसरी तरफ गैर भाजपा वोट भी 2-3 खेमों में बढ़ता चला गया। अब सवाल यह है कि वोट परसेंटेज अगर हम देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट 40% के आसपास आकर के ठहरा हुआ है। तो बचे हुए 60% वोट बैंक को गोलबंद करने की जिम्मेदारी सबसे बड़े दल के पास है और बिहार यादव नेतृत्व तो नहीं कर पा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि ये शुरुआती नतीजे जो हैं 2012 में मुख्यमंत्री और उसके बाद 2017 से विपक्ष के नेता के तौर पर ये रही है उनकी और ये जिम्मेदारी उनको वहन करना पड़ेगा। अखिलेश की राजनीति नए दौर के हिसाब से नहीं है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि उन्होंने अपनी राजनीति को अपने पिता की राजनीति से अलग करने की कोशिश की है। उनके पिता की जो राजनीति थी उसमें संघर्ष समाजवाद का था। कांग्रेस भी कमोबेश सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स करती थी या फिर लेफ्ट ऑफ सेंटर पॉलिटिक्स करती थी, यानी कि समाजवादी राजनीति
कांग्रेस भी किया करती थी, समाजवादी पार्टी भी किया करती थी, कमोबेश बसपा भी किया करती थी। तो इसमें जो विचारधारा थी वो कमोबेश सभी दलों की पैरेलल एक से जुड़ी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के उदय के बाद एक अलग विचारधारा का उदय हुआ है। ये विचारधारा हार्डकोर हिंदुत्व के आसपास है, और ये हार्डकोर हिंदुत्व जो है ये जाति की जो राजनीति करते थे। देखिए, ये कहना पड़ता है कि समाजवाद की जो राजनीति रही है उसमें जाति प्रभावी रही है। वो उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, इसमें समाजवाद के नाम पर जबरदस्त जातीय राजनीति हुई है। इसको तो कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन वहां पर खून पसीना बहाया गया, ये बात पर ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो समाजवादी पार्टी, समाजवाद की राजनीति है, ये भी सच है। लेकिन आपने कहा ना कि जमीनी राजनीति हुई उस वक्त समाजवाद की राजनीति, लोगों की बातचीत हुई, जातीय तौर पर ही हुई हो लेकिन हुई। लेकिन आज के दौर में जब अपने ही साथ में खड़े हुए लोग ये कह देते हैं कि एसी से बाहर निकलिए जनाब तभी जीतेंगे, नहीं तो आपका हाल बीएसपी कांग्रेस जैसा ही हो जाएगा, तो फिर देखिए क्या मायने? ये बात जिसकी आप कोट कर रहे हैं, ये बात राजभर साहब ने कही, और राजभर साहब ने ये बात तब कही जब उनका मोहभंग हो चुका था। उनका मोहभंग तब हुआ जब ये जो चुनाव हुए रामपुर में और आजमगढ़ में, ये चुनाव समाजवादी पार्टी हार गई। ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी को नहीं हारनी चाहिए थी, लेकिन वो चुनाव हार गई। ये सिटिंग सीटें जब हारते हैं तो फिर जाहिर है कि वो कुछ टूट फूट होती है, और ये उसी का परिणाम है। लेकिन असली जो लड़ाई है, जो इनसाइड स्टोरी है इस विखंडन की, वो दरअसल ये है कि जयंत चौधरी के पास 8 सीटें विधानसभा की हैं। जयंत चौधरी को मिली थी 31 सीटें, 30 या 32 सीटें मिली थी, उसमें से 8 जीत पाए थे। जयंत चौधरी के प्रोस्पेक्ट को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय और जाट मुस्लिम कंबाइंड बनाने का आधार उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से चौधरी चरण सिंह के ज़माने से कोशिश करती आई है। तो उन्हें ये लगा कि इनको मैं अगर राज्यसभा सांसद बनाता हूँ तो ये हमारी पार्टी के लिए बेनिफिशियल होगा। उन्होंने जयंत चौधरी को बनाया भी। 6 सीटें जीते हुए हैं अभी राजभर साहब। उन्हें लगा कि जब 8 सीट वाले को राज्यसभा मिल सकता है तो मैं 6 सीटों पर हूं, मुझे एक एमएलसी तो मिल सकता है। और अरविंद राजभर उनके लड़के हैं, उन्होंने खुलकर कभी नहीं कहा है, लेकिन चर्चाएं यही हैं कि अरविंद राजभर को वो चाहते थे कि कम से कम एमएलसी बनाएं। 11 अगस्त को चुनाव है, और ये बहुत आसान नहीं होगा अखिलेश के लिए अब, जबकि अपनी 6 सीटें और अगर भारतीय जनता पार्टी मदद कर देती है तो अरविंद राजभर बीजेपी की मदद से आ सकते हैं। अखिलेश शायद अपने उम्मीदवार न जिता पाएं, पर उन परिस्थितियों में जब सब साथ रहते, वोट सपा का भी होता, वोट जयंत चौधरी का, और इसके अलावा बाकी उनके सहयोगी जैसे राजभर है उनका भी वोट होता, तो शायद एक टक्कर होती है एमएलसी। एक मोहभंग तो ओपी राजभर का हुआ है, तो वो किस लिए हुआ? क्योंकि एक तो आप कमजोर पड़े, क्योंकि आपने रामपुर और आजमगढ़ की नहीं, अब अखिलेश का भी हो गया है, क्योंकि पत्र जारी करके ये कह दिया है कि जहां आपको सुविधा हो, जहां आपको लगे कि हाँ यहां पर हमको इज्जत मिल रही है, वहां आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। वो कहते हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना हो नामुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो उन्होंने खूबसूरत मोड़ देने की कोशिश की है, लेकिन ये मोड़ उन्होंने दिया नहीं है। अब क्या होता है कि उन्होंने आज़ाद कर दिया, आप स्वतंत्र हैं ये कह दिया, पर स्वतंत्र कहाँ किया? पार्टी से निकाल देते तभी तो शिवपाल किसी दूसरी पार्टी में जा पाते। आज की तारीख में जो सिंबल पर वो जीते हैं वो साइकिल है। बिल्कुल। तो आपने स्वतंत्र तो कर दिया, लेकिन पार्टी से कहाँ निकाला? अगर वो खुद से बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनकी विधायकी चली जाएगी। सही बात है। और विधायकी चली जाएगी अगर, तो फिर वो किसी काम के नहीं रहेंगे, फिर दोबारा चुनाव उनको लड़ना पड़ेगा, तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर उनके खिलाफ के लिए ऑप्शन है, ये तो शिवपाल के लिए। ओपी राजभर की अपनी पार्टी है, वो स्वतंत्र कर दिए गए हैं अब, लेकिन दोनों में एक ये शब्द अलग अलग तरीके से अप्लाई करता है। फैक्ट ये इसमें मजेदार है कि बीएसपी की तरफ जाने की उनकी कोशिश थी, हालांकि जो आनंद हैं उन्होंने ये बात साफ कर दी कि वो यहाँ नहीं आ रहे हैं, और वो राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं मतलबी हैं, इस बात का जिक्र भी कर दिया। तो ओपी राजभर के लिए एक समस्या ये भी खड़ी हुई। हाँ, राजभर अब जाएंगे कहाँ? राजभर ने ये करीब करीब इंडिकेट कर दिया था कि बीएसपी की तरफ वो जा सकते हैं, उनके साथ गठबंधन बना सकते हैं, लेकिन बीएसपी ने तो करारा झटका दे दिया है। आनंद, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, वो पॉलिटिकल एयर समझे जाते हैं मायावती जी के, तो उन्होंने तो कह दिया है कि भैया
तुम हमारी तरफ नहीं हाँ वेलकम नहीं हो। तो ये तो खैर वो हो गया, लेकिन देखिए राजभर साहब काम कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछली सरकार में, और बड़ी लड़ाई उनकी हुई थी, कहते हमारी कोई सुन नहीं रहा है, और फिर एक वैकल्पिक नेतृत्व भी तैयार कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने राजभरों में, अनिल राजभर के तौर पर, और इससे वो बड़े नाराज भी हुए कि भाई हम हैं राजभर के नेता, आप वैकल्पिक एक राजभर आप बीजेपी का बना रहे हैं, ये गलत बात है। और ये मूल में बात थी, और उसके बाद फिर बात बढ़ती गई और वो अलग होकर के समाजवादी पार्टी के साथ सारी बातें एक तरफ, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए आगे क्या रास्ता है? 2024 के चुनाव आने हैं, उस पर हर किसी का फोकस होगा, और क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सीटें यहाँ आती हैं यहाँ से, तो अखिलेश यादव के सामने अब क्या विकल्प बचता है? क्या वो अकेले ही लड़ाई लड़ें? यही एक विकल्प बचता है। देखिए उन्होंने ये तो तय कर लिया है कि बड़े दलों को साथ नहीं लेंगे, छोटे भी कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस तो खैर बड़ा दल है भी नहीं वहां, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा दल है, तो उसको साथ नहीं हम लेंगे। उन्होंने ये भी तय कर लिया कि बीएसपी जो स्थानीय स्तर पर मजबूत पार्टी है, एक पर्टिकुलर वोट परसेंटेज उसका 12-15% है, इस बार भी आया है गिरी से गिरी हालत में, तो उसको भी उन्होंने छोड़ दिया है। छोटे दल के साथ वो जाना चाहते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षी छोटे दल के साथ वो नहीं जाना चाहते हैं। देखिए समाजवादी पार्टी के साथ ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, और वो भी एक्सट्रीम वेस्ट, तो वो करीब करीब पूरे प्रदेश में है, कमोबेश हर जगह है वो। अब अखिलेश शायद अपने आप को फिर से उसी समाजवादी पार्टी की तरफ ले जाना चाहते हैं जो पहले हुआ करती थी, जहां वो एक बड़े भाई के साथ की तरह सबसे लड़ा करती थी और सब कुछ आना पड़ता था, लेकिन शर्तें समाजवादी पार्टी की रहती थी। यहाँ उल्टा हो रहा है। वो स्थिति होगी क्या? अब ये है सवाल। देखिए 2024 तो ऐसे में अखिलेश के नेतृत्व पे सवाल तो उठेगा ही फिर। अब देखिए कि जो एमएलएज हैं अखिलेश की टिकट पर जो जीत करके आए हैं, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जो हुए उसमें से कहा जाता है 5 एमएलए ने वोट कर दिया, जो कि अखिलेश के पार्टी के एमएलए थे। क्रॉस वोटिंग हो गई। अब क्रॉस वोटिंग में ये तो पता नहीं चलता है कि किसने दिया है, पर अनुसंधान जारी है, और 27 जुलाई को बैठक भी होने जा रही है। अखिलेश वो बैठक भी लेने जा रहे हैं, और शायद उनको भी स्वतंत्र किया जाने वाला है, मतलब निकाला नहीं जाएगा, पर उनको बेदखल कर दिया जाएगा। पार्टी की बैठकों में नहीं आपको बुलाएंगे, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आपको अगर हम निकाल देंगे तब तो आप फट बीजेपी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि आपने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। लेकिन अगर आपको नहीं हम निकालेंगे तो इधर रहेंगे भी और इधर के रहेंगे भी नहीं, तो बड़ी मुश्किल उनकी हो जाएगी। पर ये उनको लग रहा है कि अकेला ही चलता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि इसके नीचे जाने का मतलब होता है एक्लिप्स। अब देखिए अखिलेश के लिए बहुत ही क्रिटिकल और बहुत क्रूशियल जंक्चर है। 2017 के चुनाव वो हारे, 2019 के चुनाव वो हारे, 2022 के चुनाव वो हारे। वो जानते हैं अब चुनाव हारना लीडरशिप पर प्रश्न पैदा करेगा, लीडरशिप पर सवाल पैदा करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये लीडरशिप पर जो सवाल पैदा करेगा, जाहिर है कि उनकी अपनी पार्टी है, उनके पिता के द्वारा बनाई गई पार्टी है, और ये भी उनको डर सता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यादवों में भी प्रचलित होती चली जा रही है। देखिए दिनेश लाल यादव निरहुआ, उन्होंने चुनाव जीता आजमगढ़ का। हरमोहन यादव के एक सहयोगी हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव के, उन्हें पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और कहा कि समाजवाद का जो विचार है वो सभी दलों का विचार है। समाजवादी नेता थे। सिख समुदाय को उन्होंने बहुत बचाया था 84 के दंगों में, तो सिखों को भी एक संदेश गया। तो ऐसा लग रहा है कि घिरते चले जा रहे हैं, और ऐसे में कोई बहुत ही बड़ी चमत्कारिक बात वो अगर करते हैं तब तो ठीक है, वरना राजनीति उनके लिए चौथे इलेक्शन में बहुत बड़ी चुनौती है। तो गठबंधन से ज्यादा अखिलेश यादव को खुद पे भरोसा करना, खुद पर भरोसा करना चाहिए भी, और शायद वो कर भी रहे हैं। और वो मुद्दा जो जनता से सीधे जुड़ा है, कुछ अलग करके दिखाना, वो अगर कर पाएंगे तो कुछ सफल होंगे। नहीं तो राजनीति में जो नेता होते हैं या फिर पार्टी होती है, उसकी दुर्दशा होते हुए कोई नया नहीं होगा कि किसी और पार्टी की दुर्दशा हो गई। हाँ, ये बात ठीक है, आपकी बात मानता हूं कि दुर्दशा हो जाती है। पर अखिलेश यादव में एक बात है, उनकी सियासत में और उनके व्यक्तित्व में एक चमक तो है, एक बड़े नेता हैं वो, ऐसे सामान्य नेता नहीं है। और मैंने देखा है दूसरे राज्यों में इस तरह के उदाहरण, सड़क पर वो निकलता है नेता, और जब वो घूमना शुरू करता है तो वो जो ऊर्जा
लोगों के बीच पैदा करता है, उसका चुनावी असर होता है। वो उनकी ऊर्जा है या फिर पीछे से दी गई जो उनके पिता की एक विरासत है उसकी ऊर्जा है? अब देखिए, विरासत वाली बात खत्म हो गई है। यहाँ विरासत का इनके ऊपर ठप्पा तो हमेशा लगा रहेगा, लेकिन विरासत आज की तारीख में उनको मदद नहीं कर रही है। विरासत से उनकी राजनीति नहीं चमक रही है। विरासत ने उनको पद दे दिया था, पर वो पद बचा पाना मुश्किल हो रहा है। अगर अब ये पद बचेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश की मेहनत से बचेगा। तो कहाँ वो मेहनत दिखती भी तो नहीं है। आप ठीक है, आप चुनाव देखिए, जीत और हार ही मेन चीज होती है। कितने से जीते कितने से हारे ये मायने नहीं रखता है, ज्यादा मायने नहीं रखता है। ठीक है, आपने पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन जीते तो नहीं है, और अगली बार जीत जाएंगे ऐसा कुछ चमत्कार आप करते हुए भी नजर नहीं आ रहे। पर तो सवाल तो है, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है। हाँ। देखिए, मायावती की राजनीति थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड मानी जा रही है। हाँ। आज के डेट में संदिग्ध नजरों से देखा जाता है। कहा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी के बी टीम हो गई है। उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है असदुद्दीन ओवैसी। इस बार मुसलमान ने उनको टूट कर वोट दिया। मतलब जैसे 2014 में हिंदुओं ने गोलबंद होकर के नरेंद्र मोदी को वोट दिया था, उसी प्रकार इस बार अखिलेश यादव को मुस्लिम्स ने वोट दिया। अब क्या ये उनके साथ 2024 में भी रहेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। वो उनके सामने, देखिए, उनके सामने ज्यादा बड़े सवाल हैं राजभर से कि अपने उस वोट बैंक को बचाओ। इतना तो मुसलमान ने तय कर लिया था कि बीएसपी को नहीं देना है, और उसने नहीं दिया, उसने अखिलेश को दिया। लेकिन अखिलेश से आगे बढ़ करके कहीं वो ओवैसी की तरफ तो नहीं चला जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। कुल मिलाकर जो अखिलेश के सामने चैलेंजेस हैं आगामी चुनाव को लेकर या फिर खुद की राजनीति को लेकर, खुद के नेतृत्व को लेकर, वो बहुत बड़े हैं, और ऐसे में कुछ ना कुछ चमत्कारी उन्हें करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर कोलैप्स हो जाएगी, पार्टी भी कोलैप्स हो जाएगी। आप आंध्र प्रदेश में एक उदाहरण है, YSR रेड्डी बहुत बड़े नेता थे। उनके लड़के जगन मोहन बेदखल हो गए सत्ता से, अपनी पार्टी से भिड़ गए, कांग्रेस पार्टी ने उनको जगह नहीं दी। उसके बाद वो सड़क पर निकले, बाहर रहे, और सड़क पर जब उन्होंने मार्च किया, पूरे प्रदेश में घूमे, कहते हैं 8000 किलोमीटर या ऐसा कुछ उन्होंने पद यात्रा और घूमते रहे। और देखिए, आज की तारीख में मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े दल उनके खिलाफ खड़े थे, लेकिन अंततोगत्वा उसकी जीत हुई। देखिए, जनता के फैसले पर जो है वो कोई बहुत ज़्यादा यकीन नहीं कर सकता है, उसको कब क्या अच्छा लगेगा। आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ अच्छे नेता के तौर पर उभरे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रशासन को मजबूती से थामा है, वो अच्छा लग रहा है उत्तर प्रदेश में लोगों को। लेकिन कुछ कमियां भी होंगी, और अगर वो कैपिटलाइज कर जाते हैं और अपनी समस्याओं को डील कर लेते हैं, राजभर में अगर वो फंसे रहेंगे तो नहीं होगा। ये बात, उनको बड़ी लड़ाई लड़नी है, और अगर उसके लिए वो तैयार हैं तब तो वापिस आ सकते हैं। कुल मिलाकर MY समीकरण और तमाम तरह के जो समीकरण हैं उनसे दूर हटें। मुद्दा जनता है, जनता के मुद्दे ही मेन मुद्दे हैं, महिला और युवा। हाँ, तो उनको MY जो है, हाँ अब उनको बदलना होगा। हाँ, तो अब अगर अखिलेश इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो उनकी राजनीति भी चमकेगी। अगर नहीं बढ़ते हैं तो उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए अच्छा माहौल नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब वो बड़े दलों के साथ गठबंधन करते हैं तब भी उनको सुनना पड़ता है, और छोटे दलों के साथ करते हैं तो वो भी सुना देते हैं। तो ऐसे में हमारी जो ऑडियंस है, जो हमको देख रहे हैं, हमारी जो दर्शक हैं, वो क्या इस मामले को लेकर सोचते हैं, हमें जरूर बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजू जी वीडियो में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।